गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, कल हम इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो है इससे 10 प्रीवियस एक वीडियो आ चुका है और उसे आप प्रॉपर तरीके से देखकर अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बारे में 2-3 बार रिवाइज करके अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। और आज जो है आपको, जैसा कि आप सबको बिलीव है कि ऐसा ग्लोबल एकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आया है और उसी के तहत आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। सो कल तक हमने बात की थी मैनुअल से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड बात की थी और उनमें डिफरेंसेस भी किया था और काफ़ी सारी डिटेल भी की थी। सो आज अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, रेडी? जैसे देखिए, जो कंटेंट हमने पढ़ा था कल, एडवांटेज, मतलब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग फर्टिलाइजर्स, हमने मैनुअल्स के बारे में पढ़ा, हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। दोनों के बीच में डिफरेंसेस किए कि बेसिकली मैनुअल्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर फार्म प्लेस पे ही इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, बट फर्टिलाइजर्स को केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स का क्या कंजप्शन किया जाता है इन अ फील्ड और हाईली प्रोडक्शन यील्ड, ये कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्शन यील्ड के लिए। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि फर्टिलाइजर्स का उसमें बड़ा प्रेजेंस है सिनेरियो में, उसका बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि जब एक लिमिटेड लैंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना होता है तो उसके लिए आप केमिकल्स या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी की किस्म का बीजों का यूज़ करते हैं। और ये कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जो सूटेबल स्टेप्स होती हैं उनको फॉलो करते हैं तो जाके कहीं हमें अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता है। आज हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग फर्टिलाइजर्स। यदि फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा तो बेसिकली क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पॉल्यूशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सेसिव यूज जो है फर्टिलाइजर्स का वो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, प्रदूषण को क्रिएट करता है। ऐसा इसलिए है कि बेसिकली जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज अगर किया जाता है फील्ड में तो सॉइल पॉल्यूशन जो होता है, बेसिकली सॉइल पॉल्यूशन, और अगर इन बाई केस रेनी सीजन के ड्यूरेशन में या कभी बाढ़ वाली सीजन, मतलब बाढ़ वाली परिस्थितियों के अंदर अगर बात करते हैं तो उस समय टॉप लेवल की जो टॉप लेयर जो होती है वो उसके साथ फ्लॉट होके या डिजोल्व होके वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है। और अगर वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं उन तक अगर वो पहुंच जाता है तो हम ये कह सकते हैं जो वाटर में डिजोल्व केमिकल्स होते हैं वो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसका मतलब एक फर्टिलाइजर जो होता है बेसिकली वह पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर की सप्लाई डिफरेंट चेन्स में होती हैं। जैसे अगर बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जैसे कि प्लांट्स में हो गया, प्लांट्स के बाद ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स आदर तक सप्लाई हो गया। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जो है एक ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स की बॉडी तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेसिकली वो बड़े ही ये कह सकते हैं नुकसानदायक होते हैं। इनका बड़ा ही पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में बड़ा योगदान होता है। सो हमें जितना लिमिटेड हो सके उतना उतनी ही मिनिमम लिमिटेशंस में इसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट है इट कैन ऑल्सो चेंज pH ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेट केसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कंटिन्यूटी में हमने सॉइल के अंदर अगर बेसिकली फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दिया और लगातार अपने स्मॉल या फिर एक ऐसा लोअर लेवल वाले सेक्शंस में निजी स्वास्थ्य के लिए अगर ऐसा करते हैं अपन, तो मिट्टी की जो pH होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से एक प्रोडक्शन का जो यूनिट होता है और या फिर ये कहते हैं कि क्रॉप का जो ग्रो करने का जो सेगमेंट होता है प्रॉपर्ली तरीके से, तो आफ्टर 10 to 20 ईयर्स जो है वहाँ वह भूमि शायद ये कह सकते हैं कि क्रॉप के कैपेबल नहीं होगी या फिर वो एबिलिटीज लैप्स हो जाएंगी उसमें से जो एक फसल को जनरेट कर सकती हैं। तो ये बेसिक दो मेजर हमारे पास यहाँ डिसएडवांटेज हमें देखे, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और अगर हम बात करते हैं इसी का यूज अगर किया जाता है तो इट मीन्स pH जो है सॉइल की वो भी क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, जिससे बंजर भूमि जो होती है या अनयूजफुल जो लैंड होती है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल लैंड के कंपेरिजन में। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें लिविंग दैट लैंड फेलो,
ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जिसमें हम बात कर रहे हैं लैंड इज लेफ्ट फेलो फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लैंड रिप्लेसेस इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ। यदि हम बात करें कि धरातल को कुछ ड्यूरेशन टाइमिंग तक अगर हम बिना यूज़ करें अगर छोड़ देते हैं तो शायद ये माना जाता है कि उसमें जो न्यूट्रिशन की शॉर्टेज है वो निरंतर स्वतः ही पूर्ति हो जाती है। एंड इसके साथ साथ दिस लैंड कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर अगेन, और दोबारा से वह भूमि जो होती है वह खेती के योग्य हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जिस खेत के अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन यील्ड प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो कुछ टाइम तक उन्हें उस लैंड को जो है एज इट इज रिलीज कर दीजिए, जिसमें कुछ मैन्यूअर्स वगैरह आप ऐड कर दीजिए, जिससे उसमें अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, या फिर ये कह सकता हूँ कि उनकी जो शॉर्टेज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो शॉर्टेज कंप्लीट होने के बाद जो है वह लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली, और उसमें पहले जैसे ही क्रॉप जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली ग्रोन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आता है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग से जैसे पता लग रहा है कि क्रॉप का रोटेशन होना। क्रॉप का रोटेशन का मतलब हो रहा है कि फसल जो है उसका चेंज होना, यानी अगर कंटिन्यूटी में एक ही प्रकार की फसलें अगर बोई जाती है तो बेसिकली एक ही प्रकार के प्लांट के द्वारा गैन किए गए जो मिनरल्स होते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसकी शॉर्टेज हमारी लैंड में हो जाती है। इस वजह से हमें सबसे मेजर जो पोर्शन है वो ये है कि हमें क्रॉप का रोटेशन भी करना चाहिए। जैसे स्टार्ट करते हैं क्रॉप रोटेशन, इंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली एंड लीड टू द इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। अगर लगातार हम बात करें कि एक ही प्रकार की फसलों को अगर बार बार बोया जाता है तो बेसिकली लैंड की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है या सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसका क्षय होना स्वाभाविक है, उसमें कमी आना स्वाभाविक है, और ये कह सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर क्रॉप रोटेशन को प्रॉपर्ली तरीके से नहीं किया जाता है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता। नेक्स्ट कंटेंट, बाय ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वी कैन इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो क्रॉप्स होती हैं बाकायदा ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेक्स्ट वी कैन इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। अगर हम बात कर रहे हैं हमें ये इंश्योर करना चाहिए बेसिकली कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर कर रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस यहाँ तक हमने पढ़ा डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, सेकेंड हमने पढ़ा लिविंग लैंड फेलो, एंड नेक्स्ट वन है आपके पास क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट कंटेंट जो आता है आपका वो आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जैसे अगर बात करिए हेडिंग हमारी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना होगा वीड्स के बारे में। बेसिकली वीड्स अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं या खरपतवार होती है उनके लिए बेसिकली इस वर्ड का यूज़ किया जाता है वीड्स का। और वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। यानी ये कहें वीड्स जो प्लांट होते हैं उनको हम बेसिकली अनडिजायरेबल प्लांट भी कहते हैं, और इनका जो उगना है सामान्यतः अगर हम बात करें नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, ये किसके साथ होता है, क्रॉप के साथ, यानी फसल के साथ साथ ही ये भी जनरेट हो जाते हैं, ये भी उग जाते हैं, ये भी बड़े हो जाते हैं फसल के साथ। जो न्यूट्रिशन फसल को सप्लाई किया जाता है, जो पानी फसल को सप्लाई किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा इन वीड्स को भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इनमें भी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट, वीड्स कम्पीट with the crops by absorbing all the waters and nutrient expression rate। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो सप्लाई क्रॉप के लिए, क्रॉप प्लांट्स के लिए की जाती है, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की हो, चाहे एनी अदर मिनरल्स की हो, तो उनका कुछ हिस्सा जो है बेसिकली ये वीड्स गेन कर लेते हैं और आफ्टर दैट इनमें ग्रोइंग हो जाती है। नेक्स्ट कंटेंट आता है टिलिंग। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली वीड्स जो होते हैं ये हमारे फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो हमें इनको रिमूव भी करना होता है टाइम टू टाइम, समय समय पर इनको निकालना होता है बाहर। तो टिलिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की फर्स्ट स्टेप थी बेसिकली, सेकेंड स्टेप थी जिसमें टिलिंग के बारे में बात कर रहे थे। इसमें टिलिंग इज अ प्रोसेस done before the sowing of the crops that help in uprooting and killing of weeds। जैसे कि हम देख पा रहे हैं टिलिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कि बीज बोने से, जैसे कि हमने बताया था एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट पार्ट ही था ये, जिसको हमने सेकंड स्टेज के तौर पर इसको काउंट किया है टिलिंग। और टिलिंग इज अ प्रोसेस डन बाय द बिफोर सॉइंग ऑफ द क्रॉप
वर्ब्स दैट हेल्प्स इन uprooting एंड टिलिंग ऑफ वीड्स, यानी यदि हम टिलिंग का प्रोसेस का यूज करते हैं शोइंग ऑफ सीड्स से पहले, बिफोर शोइंग सीड्स, देन यह हमें हेल्प करता है कि बेसिकली हम इन वीड्स को किल कर सकें और इनको अपरूटेट कर सकें, उन्हें जड़ से उखाड़ सकें, तो उसमें ये टिलिंग प्रोसेस हमारा मदद करता है। नेक्स्ट वन मैनुअल रिमूवल। मैनुअल का नाम मैनुअल रिमूवल की हेडिंग जो है उससे हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि मैनुअल रिमूवल एक्चुअल में है क्या। मैनुअल रिमूवल का सेंस जो है वो है कि हम हमारे जो भी एफर्ट्स होते हैं, पर्सनल एफर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा इनको रिमूव कर सकें। यानी मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय पुटिंग देम फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग देम ऑफ टू ग्राउंड लेवल रिलेटिवली। जैसे कि हम जानते हैं कि यह प्रकार का एक फिजिकल रिमूवल प्रोसेस होता है जिसमें एक प्लांट को, जो भी वीड्स प्लांट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, उसे हटाया जाता है और इससे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिट्टी को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से चॉपिंग करके हम इजी वे में उसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैनुअल रिमूवल का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कंटेंट, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो डेफिनेटली वीड्स के जो नंबर ऑफ वीड्स प्लांट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मैनुअली वर्क करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से हमें एक केमिकल प्रोसेस भी यूज करना होता है जिसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडिसाइड्स का जो कंसेप्ट होता है आपके पास, और वीडिसाइड से रिलेटेड कंसेप्ट जो होता है वह है केमिकल्स जो हैं जो यूज किए जाते हैं टू किल द वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स एंड दे यूजुअली डोंट डैमेज द ग्रोथ। यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो केवल आपके वीड्स जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को ही डैमेज करते हैं, बाकी आपके क्रॉप प्लांट पे या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को जनरेट नहीं करते, उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा को जनरेट नहीं करता है। पर जो प्रोसीजर बताया जाता है वीडिसाइड्स को यूज करने का, वो बेसिकली हमें यूज करना चाहिए। सो इस स्लाइड में जैसा कि हमने देखा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, जिसके पेजेस हमने पढ़े सबसे पहले तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स ये हमारी मेजर हेडिंग थी। उसके बाद हमने पहले ये जाना कि वो व्हाट इज वीड्स होता क्या है, फिर हमने प्रोसेस के बारे में जाना कि एक्चुअल में इसे किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है, इसमें टिलिंग, मैनुअल रिमूवल और वीडिसाइड्स। नेक्स्ट जो स्पीड है हमारी, नेक्स्ट जो स्लाइड के अंदर हम देख पा रहे हैं उसमें कंटेंट है हमारा हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। हार्वेस्टिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हार्वेस्टिंग एक प्रकार का एक मेथड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, और इस प्रोसेस के द्वारा हम फसल को काटते हैं, कट करते हैं, और वो भी एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हमने मेंशन कर रखा है इट इज मैच्योर। अगर वह फसल मैच्योर हो जाती है तो हम इसे काटने योग्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग का जो मेथड है वो कौन कौन से मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हुए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग इज डन बाय टू मेथड्स। हार्वेस्टिंग दो प्रकार से किया जाता है बेसिकली, और फसल की कटाई दो प्रकार से की जाती है। फर्स्ट इज द मैनुअल मेथड वेयर ए सिकल इज यूज्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि सिकल का यूज करके हम मैनुअली इसका यूज मतलब मैनुअली इस मेथड को या फिर मैनुअली इस एग्रीकल्चर स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें मैनुअली मेथड्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें बेसिकली सिकल का यूज होता है। इसका यूज होता है सिकल का यूज होता है। और अगर हम बात करें सेकंड फेज के बारे में, तो सेकंड क्या है आपके पास मैकेनिकल मेथड है, जिसमें एक बड़ी मशीन होती है, ह्यूज मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर इज यूज्ड। एक बड़े पैमाने पर बहुत लंबा अगर इसका पिंड होता है, खेत होता है, उसमें अगर फसल है तो हम मैनुअल के बजाय हम क्या कर पाते हैं, मैकेनिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए हमारा टाइम भी बचाता है, इसके साथ साथ मनी भी बचाता है, और काफ़ी हद तक हम ईजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से कम लागत में भी बड़ा अच्छा प्रोडक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हार्वेस्टिंग का मेथड मैंने बताया अभी। हार्वेस्टिंग एक मेथड मतलब बेसिकली एक प्रोसेस था, कटिंग प्रोसेस था क्रॉप का, और जो कि आफ्टर मैच्योरेशन फेज के बाद, यानी कह सकते हैं कि फसल की मैच्योरेशन के बाद ही ये पूरा होता है। कुछ मेथड्स यहाँ मैंने बताया, एक मैनुअल मेथड है, दूसरा मैकेनिकल मेथड है। नेक्स्ट कंटेंट आता है हमारा थ्रेसिंग से रिलेटेड। अब जब हमने पौधे को जो कि अभी ग्राउंड में लगा हुआ था उसको कट कर दिया, यानी उसके रूट और उसके मतलब ये कह सकते हैं कि अपरूटेड जो पोर्शन है ग्राउंड के जस्ट नियरेस्ट वाला पोर्शन है, वहाँ से उसको कट कर दिया, कट करके उसको फ्लैट करते हैं, और आफ्टर दैट थ्रेसिंग का मेथड जो है हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिसमें थ्रेसिंग एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ यूजिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। यानी क्या किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, जो भी प्लांट का जो सेगमेंट होता है, जिसमें स्टेम होता है, जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें चाफ वाला सेक्शन होता है, यानी वो ऑल ओवर सारा सेगमेंट एक साथ ही बाइंड अप होता है। अब थ्रेसिंग प्रोसेस
तो हमें मशीनरी जितनी भी होती हैं, मशीनरी जितनी भी होती हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। सेपरेट्स ऑल द ग्रेन सीड्स, जितने भी बीज होते हैं प्लांट के साथ वाइंडअप या जो भी ये कह सकता हूँ कि स्टोरेज का जो सेक्शन होता है उनका, उस सेगमेंट से यानी कि हम प्लांट के टॉप लेवल्स पे जो स्टोर होता है, जो फलियों के तौर पर या फिर जो उनके पार्ट्स होते हैं टॉप लेवल जिसमें सीड को कंटेन करे होते हैं, उससे उसको सेपरेट किया जाता है। तो बच्चों आज इस स्लाइड में हमने देखा कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड देखा हमने, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग पढ़ा हमने, फिर यहाँ पे थ्रेसिंग पढ़ी, थ्रेसिंग के बारे में बता दिया कि मैनुअली प्रोसेस भी हो सकता है, बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें बेसिकली मशीन्स का यूज करते हैं इस मेथड को, इस स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप जो आती है हमारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए कुछ यहाँ महिलाएं, हम लेडीज जो हैं यहाँ एक पर्टिकुलर इमेज के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है किस तरीके से, ये कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, और इस तरीके से ये पर्टिकुलर जैसे इन्होंने होल्ड कर रखा है, ये कर सकते हैं ये प्लांट का जो हिस्सा होता है बेसिकली, यानी प्लांट को हार्वेस्टिंग करने के बाद जो कंटेंट होता है प्लांट का जो हिस्सा होता है उसको बाइंड अप करते हैं, बाइंड अप करके इसके ऊपर हिट करते हैं, जिससे क्या होगा बार बार जब हिट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, हस्क पार्टिकल और चाफ और स्टेम का जो सेक्शन होता है, इससे बेसिकली ये दूर हो जाता है और इसे हम मैनुअल थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी विनोविंग, और विनोविंग क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है। विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड, यानी ये कह सकते हैं विनोविंग एक प्रकार से एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ग्रेन सीड्स जो होते हैं और जो स्मॉल हस्क जो होते हैं, जो दोनों मिक्स फॉर्म में होते हैं, हस्क पार्टिकल जो होते हैं दोनों मिक्स फॉर्म में होते हैं, उनको विंड की हेल्प से, नेचुरल विंड की हेल्प से, आर्टिफिशियल विंड की हेल्प से जो है बेसिकली, आर्टिफिशियल विंड का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे किसी फैन से रिलेटेड हो सकता है कि हमने कोई मैनुअली इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाला जो फैन है या फिर जैसा भी हमें फैसिलिटीज हैं उस अकॉर्डिंग हमने फैन को ऑपरेट किया, आफ्टर दैट हमने उसकी एयर के सामने इस जो भी हस्क एंड ग्रेन सीड्स जो कि मिक्सअप फॉर्म में थे उनको उसके सामने जब डालते हैं तो हस्क पार्टिकल बिल्कुल लाइटर होते हैं, जो हवा के प्रेशर से थोड़ा एक्सटेंड हो जाते हैं, थोड़ा आगे की ओर पुश हो जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हैवी वेटेज होने की वजह से वो नियरेस्ट एक पर्टिकुलरली डैम्प पोर्शन या एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, ड्यू टू द विंड, हवा की वजह से लाइट चाप जो है फ्लाइज अवे एंड द हेवियर ग्रेन्स फॉल डाउन, यानी हेवी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया अभी आपको कि जो सीड ग्रेन्स होते हैं वो हेवी होते हैं, और सेकेंड वाला अगर बात करते हैं जो चाप होता है वो लाइटर होता है, जो हवा के प्रेशर से थोड़ा आगे की ओर चला जाता है। जैसे आप देख सकते हो इस सेकंड पिक्चर में कि हमारे घर में मम्मियाँ जो हैं, मॉम जो हैं अपनी, वो ऐसा प्रोसेस करती हैं, जैसे चावल वगैरह होता है, दाल होता है, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के जो फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम विनोविंग प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं, उनको क्लीन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विनोविंग ऑफ द राइस को रिप्रेजेंट कर रखा है इस डायग्राम में, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है आपकी उसके अंदर लिया गया है और उसे मतलब एक प्रॉपर स्पीड के साथ, एक प्रॉपर एंगल के साथ उसे उछाला जा रहा है, जिससे जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्लेट से निकलकर नीचे की ओर गिर जाते हैं, और जो हेवी ग्रेन्स होते हैं वो बाकायदा उसी प्लेट में डाउन हो जाते हैं। सो बच्चों ये विनोविंग प्रोसेस था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, और आप इसको प्रॉपर्ली अच्छे से देखिए और बार बार वीडियोज़ को जरूर देखना। और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं आगे वाले पेज में, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि एसआर ग्लोबल एकेडमी का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और एक पर्टिकुलर वेबसाइट के द्वारा भी, इनके वेबसाइट से ही लिंक ओपन होगा, जैसा भी होगा वो डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। यूट्यूब चैनल जो है एसआर ग्लोबल एकेडमी के नाम से होगा, और इसी चैनल पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है क्योंकि मेरे जस्ट नेक्स्ट वीडियोज जो आने वाले हैं या अदर टीचर्स के जो वीडियोज आने वाले हैं एसआर ग्लोबल एकेडमी से, तो वो सबसे पहले आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जल्दी से जल्दी उन्हें देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टोरेज से रिलेटेड बात करते हैं हम, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल और प्रिपरेशन ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस हमने ले लिया। फिर हमने बेसिकली इसमें अगर हम बात करते हैं स्टोरेज से रिलेटेड बात करते हैं, और सो
स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स जो होता है बेसिकली इम्पोर्टेंट स्टेप इन द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। और आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स, ये अगर हम बात करें आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स स्टोर्ड इन द गार्डनियर्स एंड सिलॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज से रिलेटेड। स्टोरेज का नाम समझ में आता होगा कि एक जगह किसी भी फूड प्रोडक्ट को, किसी जैसे वीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, मेज हो सकती है, उनको एक जगह कलेक्ट कर देना, और वही पर्टिकुलर स्टोरेज है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारी एग्रीकल्चर स्टेप के अंदर। और हार्वेस्टिंग स्टेप के बाद अगर बात करते हैं द रेडी ग्रेन्स स्टोर्ड इन द गार्डनियर्स इन द सिलॉस। जैसे कि आपने घर में देखा होगा, एक कंटेनर होता है जिसमें हम गेहूँ को कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली वे में, पूरे साल भर के गेहूँ जो है एक साथ हम परचेज कर लेते हैं, या फिर हमारे खेत में होते हैं तो हमें जितना रिक्वायर होता है उसको हम कंटेनर में फिक्स कर लेते हैं, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे हम निकालते हैं। और जो सिलॉस होते हैं ये बड़े कंटेनर्स होते हैं बेसिकली, और जिनमें कई टन जो है बेसिकली गेहूँ जो है फिल किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और ये बड़े पैमाने पर होते हैं। इसका कॉमर्शियल स्केल पे इसका यूज होता है। एंड नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं कि ग्रेन्स जो होते हैं हैव स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव ए रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशंस। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेन्स के लिए स्टोर करने के लिए, सबसे पहले तो सूखा प्लेस होना चाहिए, ड्राई प्लेस होना चाहिए। और ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो रोडेंट हैं यानी चूहे वगैरह जो होते हैं, फंगस जितने भी होते हैं, उनकी वजह से स्पॉइल ना हो जाए, खराब ना हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। और इस तरीके से मतलब इन्हें स्टोर के लिए कुछ केयरिंग भी करनी पड़ती है हमें, और वहाँ पर आसपास सराउंडिंग फॉर्म में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोब जनरेट हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ स्मेल जो है, बैड स्मेल जो है इन स्टोरेज में अवेलेबल जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या सीड्स होते हैं उनमें आने लग जाती है। तो हमें फ्यूमिगेशंस का भी यूज़ करना चाहिए पर्टिकुलर, कि हमें माइक्रोब्स को फ्री फ्रॉम रखना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर प्लेस लेना चाहिए, पर्टिकुलर स्टोरेज कंटेनर है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है अभी यहाँ ग्रानीज से रिलेटेड, ग्रानीज क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर द स्टोर, जहाँ पे ताज़ा जो हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, मेज हो सकती है, या फिर राइस हो सकता है, इनको एक ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिनको जो भी अभी फ्रेश अभी कहाँ से आया, फील्ड से आया है, उसको स्टोर करने के लिए जो प्लेस होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रानीज कहते हैं। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यह एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फ्रॉम द मिल्क एंड एग एंड मीट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फार्म हाउस होता है उसमें हम जानवरों को भी रखते हैं, पालते हैं जानवरों को, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसमें जो हमें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स वगैरह जैसे अगर बात है इनके बारे में बात करते हैं, और जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं तो वो तो बड़े पैमाने पर होते हैं। बट आप भी अगर स्मॉल स्केल पर इसको जितने भी हैन होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, उनको आप पाल सकते हैं, जिससे एग मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ होता है। एंड नेक्स्ट बच्चों आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एसआर ग्लोबल एकेडमी का बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है जिसे आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के शेयर के बाद हमें कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और हम प्रॉपर्ली तरीके से और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और जिससे आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी। और वही बात कोविड-19 से रिलेटेड, कोविड-19 में आपको स्टे होम स्टे सेफ वाली पोजीशन फिक्स करनी है, एक भी योजना की तरह घर पे रुके रहना है, और प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना है कि हम एक वीर योद्धा हैं जो कोरोना की जैसी बीमारी महामारी के अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे हैं।